बहुत ज़्यादा अल्कोहल का चयन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये कब एक लाइफ़स्टाइल चॉइस से कि कूल दिखने का एक ज़रिया है, से कब ये धीरे-धीरे एक हैबिट डिपेंडेंसी में तब्दील हो जाता है। अल्कोहल डिपेंडेंस के बेसिकली हमारे 6 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले क्रेविंग, सेकंड क्राइटेरिया होता है टॉलरेंस, देन आता है विड्रॉल। विड्रॉल मतलब जब आपको अल्कोहल नहीं मिलती है तो आप बॉडी और माइंड मचलाता है। चौथा क्राइटेरिया होता है सैलियंस, देन द फिफ्थ क्राइटेरिया इज हार्मफुल यूज एंड देन देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल। कारण समझना बहुत जरूरी है। कई बार फैमिलीज केवल सुपरफिशियल देखती हैं और उसको राइट और रॉन्ग के नजरिए से देख के जो है एक्चुअल प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती है। तो वो प्रॉब्लम हमें समझना बहुत जरूरी है। पेशेंट बोलता है सर 2 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद से जो है मैं डिप्रेस होने लग गया और ये मेरे डिप्रेशन का इलाज करती है, इसलिए मैं ड्रिंक लेने लग गया। तो फिर ऐसे केस में हम अल्कोहल को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम डिप्रेशन को ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप अल्कोहल को देखेंगे तो इट इज अ ग्रुप 1 कार्सिनोजन along with radiation, asbestos and tobacco. Alcohol impacts the liver immensely. किसी का लिवर ट्रांसप्लांट की स्टेज आती है तो इसका जो कॉस्ट है दैट इज सो ह्यूज कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इंसान बच जाए। वेलकम बैक टू द एक्सपर्ट डोज। मैं हूं डॉक्टर राजीव, वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल अफेयर्स एट टाटा 1mg। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी हद तक संगीन टॉपिक है। आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, आपको लगता है आज मैं खुश हूं तो चलो अल्कोहल पी लेते हैं। आपको लगता है कि आज मैं थोड़ा दुखी हूं तो चलो अल्कोहल पी लेते हैं। थोड़ा स्ट्रेस होता है, वीकेंड आता है, कोई लाइफ में कोई भी दुर्घटना होती है, यहाँ तक कि अगर कुछ नहीं करने को है तो भी आजकल लोग सोचने लगे हैं कि चलो अल्कोहल पी लेते हैं। इस हैबिट के डेवलपमेंट में लोग ये अक्सर भूल जाते हैं कि अल्कोहल एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है। ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है। जो हम एक नॉर्मल तरीके से अल्कोहल का सेवन करते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि ये तो रेगुलर है, सोशल है, वो कब हैबिट में तब्दील हो जाता है इसका हमें पता नहीं लगता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि करीब 26 लाख लोग दुनिया में हर साल अल्कोहल की वजह से मौत के शिकार होते हैं। यही नहीं, 20 से 39 एज ग्रुप के युवा जो है उसमें प्री मैच्योर डेथ का कारण अल्कोहल है। इनमें से 13% लोग तो डायरेक्टली अल्कोहल डेथ से रिलेटेड है। कब हमारा एक ये सोशल एटमॉस्फेयर में बॉन्डिंग करने का जो एक जरिया है विच इज़ अल्कोहल, जो हम सोचते हैं कि ठीक है, कब ये एक लाइफस्टाइल चॉइस से हमारी हैबिट, ज़रूरत और एक ऐसी मुश्किल बन जाता है जिसको हम छोड़ नहीं पाते और ये हमारे शरीर को खोखला करके हमारे को मृत्यु तक पहुंचा देता है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर डॉक्टर जतिन उकरानी, हु हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 15 years as a psychiatrist and addiction therapist. He practices in CR Park in Delhi as well as in Gurgaon. Dr. Jatin, welcome to our show. थैंक यू। Doctor, directly diving into the topic, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम लोगों को देख रहे हैं, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, इवन इन सोशल एंड कॉर्पोरेट सेटअप हमारे कोलीग्स को बहुत ज़्यादा अल्कोहल का चयन और जो उसका प्रेवलेंस है काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लोग सोशलाइजेशन के नाम पे फटाफट अल्कोहल पी लेते हैं और ये कब एक लाइफस्टाइल चॉइस से कि कूल दिखने का एक ज़रिया है या दोस्तों ने बोला तो स्टार्ट किया, से कब ये धीरे धीरे एक हैबिट, डिपेंडेंसी और एक बहुत ही नीड में तब्दील हो जाता है, ये अब आज आपसे जानना चाहेंगे। तो देखिए डॉक्टर राजीव, अगर हम करंट ट्रेंड्स की बात करेंगे अल्कोहल कंजम्पशन से रिलेटेड, अगर हम कुछ ट्रेंड्स देखेंगे तो लोगों का ये मानना है कि आजकल सब लोग करते हैं। एवरीबडी ड्रिंक्स अल्कोहल, एवरीबडी कंज्यूम्स अल्कोहल। आजकल तो फैशन है, कॉर्पोरेट पार्टीज़ हो गया या किसी भी तरह की पार्टी है उसमें अल्कोहल एक तरह से मैंडेटरी होता है कई बार।
तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आज की डेट में भी 40% ऑफ पीपल स्टिल डोंट ड्रिंक अल्कोहल एट ऑल। 60% लोग होते हैं जो कि लो रिस्क ड्रिंकिंग करते हैं, हाई रिस्क ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर जो है डिपेंडेंट होते हैं अल्कोहल में। और अगर आप ओवरऑल कंजम्पशन की बात करेंगे तो अल्कोहल कंजम्पशन हैज़ रिड्यूस्ड इन द पास्ट 1 और 2 डेकेड्स। पहले ऑलमोस्ट 30% लोग जो है हाई रिस्क ड्रिंकिंग कैटेगरी में आते थे, बट अब वो कैटेगरी श्रिंक होके करीब 20-22% है जो रीसेंट स्टैटिस्टिक्स है। बट जो अलार्मिंग ट्रेंड है, जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग ट्रेंड है, वो ये है कि जो एज ऑफ ऑनसेट ऑफ ड्रिंकिंग है वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। 90s में, अर्ली 2000s में कोई अपना लाइफ में फर्स्ट ड्रिंक जो है वो लेट 20s में लेता था, व्हेन दे वर 24, 25, 26। बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति है अपना फर्स्ट ड्रिंक अपनी टीन्स में ले रहा है, 13, 14, 15 ईयर्स ऑफ एज में टीनेजर्स आर गेटिंग इनटू ड्रिंकिंग अल्कोहल मोर। तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है हमारे लिए कि जो हमारा यूथ है वो अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है और वो इस प्रॉब्लम में ज़्यादा आ रहा है। एंड आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, वेदर दिस इज़ अ हैबिट और वेदर दिस इज़ अ चॉइस, वो भी हमें समझना है। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग टू ड्रिंक अल्कोहल इज़ अ चॉइस, बट उसके बाद वो चॉइस ख़त्म हो जाता है। एंड इट इज़ नॉट अ हैबिट एट ऑल। हैबिट होता है नाखून चबाना, अंगूठा चूसना, या डेली एक्सरसाइज करना, या डेली पूजा पाठ करना, मतलब एक रूटीन जो आप फॉलो करते हैं। हैबिट से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होता है, बट अल्कोहल आपको नुकसान पहुंचाता है, तो इट इज़ मोर लाइकली अ डिजीज, इट इज़ अ डिसऑर्डर रादर देन अ हैबिट। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल, जब जैसे आपने कहा कि लोग जब अल्कोहल का सेवन स्टार्ट करते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ करते हैं, अपने उम्र के लोगों के साथ, या कभी कभी इधर उधर जब उन्हें मौका मिलता है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्टार्ट करते हैं। वहाँ से वो प्रोग्रेस करते हैं कि चलो वीकेंड्स में पी लेते हैं क्योंकि उसमें पार्टी है, और कहीं ना कहीं पे एक अल्कोहल को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ से भी कहीं कनेक्ट कर दिया गया है साइकोलॉजिकली या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स के द्वारा। फिर वो वीकेंड से आ जाते हैं वीकडेज पे, बल्कि कई बार खुद भी पी रहे होते हैं अकेले बैठ के। ये कब कंसर्निंग बन जाता है? सो देखिए, अल्कोहल डिपेंडेंस या अल्कोहल एडिक्शन के बेसिकली हमारे 6 क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, दीज 6 क्राइटेरियाज आर, सबसे पहले क्रेविंग। क्रेविंग मतलब कि एक अर्ज होना, एक मन करना कि मेरे को ड्रिंक करना है। सेकंड क्राइटेरिया होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब पहले से ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पाना, धीरे धीरे करके। पहले आप शायद फर्स्ट टाइम व्हेन समबडी कंज्यूम्स अल्कोहल तो वो बियर से शुरू करता है, बट फिर धीरे धीरे विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, हायर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल्स पे जाता है, हायर क्वांटिटी पे जाने लगता है, कंजम्पशन उसका वीकली से डेली होने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस डेवलप होने लगती है। देन आता है विड्रॉल। विड्रॉल मतलब जब आपको अल्कोहल नहीं मिलता है, ड्रिंक नहीं मिलती है, तो आपकी बॉडी और माइंड मचलाता है, आपको घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो देर आर सर्टन सिम्टम्स जो कि आपको होते हैं जब आप ड्रिंक नहीं कर रहे हो। ये तीसरा क्राइटेरिया है। चौथा क्राइटेरिया होता है सैलियंस। सैलियंस मतलब कि जब इंसान अल्कोहल कर रहा है तो वो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है विच वर प्रीवियसली इम्पॉर्टेंट टू दैट पर्सन। पहले वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, जॉब पे जाता था, एक्सरसाइज करता था, जो प्रीवियसली इंजॉयबल एक्टिविटीज़ हैं वो इग्नोर करके वो केवल अल्कोहल को इंजॉय करने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड एज सैलियंस। देन द फिफ्थ क्राइटेरिया इज़ हार्मफुल यूज़, कि पेशेंट को पता है, व्यक्ति को पता है कि उसको नुकसान हो रहा है, बॉडीली हार्म हो रहा है, इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट उसके होने के बावजूद भी वो ड्रिंक कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड एज हार्मफुल यूज़। एंड देन देर इज़ लॉस ऑफ कंट्रोल। लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब कि व्यक्ति करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, डजेंट नो व्हेन टू स्टॉप टेकिंग अल्कोहल। तो इन 6 क्राइटेरिया में से अगर 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, या अगर कंटिन्यूस यूज़ है, डेली ड्रिंकिंग है, तो 3 महीने में भी अगर कोई व्यक्ति ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम उसको अल्कोहल डिपेंडेंस बोलते हैं, अल्कोहल एडिक्शन बोलते हैं। फिर वो एक बीमारी है दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यूसेज ऑफ वर्ड्स का। आपने कैसे
आप बोलते बोलते व्यक्ति को पेशेंट में कन्वर्ट हो गए इस जर्नी के दौरान, और यही दर्शाता है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक इतना क्लियरली डिफाइंड शायद स्टेज नहीं है कि कब डिपेंडेंसी है, कब हैबिट है, कब चयन है। बट ओवरऑल आई थिंक विथ टाइम जैसे जैसे डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप पेशेंट बनते जाते हो। एब्सोल्युटली। तो देखिए, फॉर मैनी पेशेंट्स, फॉर मैनी पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो कब अडिक्ट हो गए हैं। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको वो आते हैं डिप्रेशन के लिए, एंड दे आर ड्रिंकिंग ऑन अ वीकली बेसिस। वो हफ्ते में एक बार दो बार पी रहे होते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि ये ज़्यादा है, तो बोलते नहीं सर, हम लोग लिमिट में कंज्यूम करते हैं एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, इट इज़ नॉट गिविंग अस एनी इश्यूज़। मैं उनको बोलता हूँ आपका डिप्रेशन जो है, एंग्जाइटी जो हो रही है, वो आपके अल्कोहल की वजह से ही हो रही है। एंड जब मैं उनको दवाइयाँ देता हूँ डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए, किसी के लिए भी, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको इसके साथ ड्रिंक नहीं करनी है। जैसे ही मैं उनको बोलता हूँ कि ड्रिंक नहीं करनी है, दे स्टार्ट बार्गेनिंग कि सर हम हफ्ते में एक बार तो कर सकते हैं, हम पार्टी में तो कर सकते हैं सर, एक दिन के लिए मैं दवाई स्किप कर सकता हूँ क्या, एक दिन के लिए मैं जो है दवाई नहीं लूँ तो चल जाएगा क्या। सो व्हेन दे डू दिस, उसी टाइम हमें समझ में आ जाता है कि द पर्सन इज एक्चुअली अडिक्टेड टू अल्कोहल, बट ही इज़ नॉट रियलाइजिंग कि उसको ये उसकी बॉडी इतनी डिमांड कर रही है। फेयर। सो आई थिंक एक थीम जो मैं पकड़ पा रहा हूँ आपके जो एक्सप्लेनेशन में है वो ये है कि क्वांटिटी से ज़्यादा, क्योंकि क्वांटिटी तो वीकली हो सकती है या फिर वीकेंड पे बहुत सारी किसी ने बिंज ड्रिंकिंग कर ली या रोज़ थोड़ी थोड़ी पीनी, बट आई थिंक उसके साथ आपकी इंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि अल्कोहल आप पे हावी है या आप अल्कोहल पे हावी। देखिए, इंटेंट मैं नहीं बोलूँगा, मैंने भी आपको परिभाषा बताई, आई टोल्ड यू द एग्जैक्ट क्राइटेरिया फॉर डिपेंडेंस। अब अगर आप उस क्राइटेरिया को ध्यान से आप समझेंगे, तो मैंने उसमें उस क्राइटेरिया में कहीं पे भी क्वांटिटी मेंशन्ड नहीं है, कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड नहीं है कि आपको इतनी क्वांटिटी पीनी है या आपको इस फ्रीक्वेंसी में पीना है और तभी आपको जो है एडिक्शन होगा। जैसे कि मैंने बोला, एडिक्शन इज़ अ डिजीज़। तो आपको जहाँ से प्रॉब्लम हो रही है उससे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन डिफाइनिंग कि वो एडिक्शन है। एडिक्शन 3 महीने में भी हो सकता है, एडिक्शन 1 साल में भी हो सकता है, एडिक्शन कम क्वांटिटी में भी हो सकता है, एडिक्शन कम फ्रीक्वेंसी पे भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी, आपकी इंडिविजुअल टॉलरेबिलिटी कैसी है, आपकी इंडिविजुअल जेनेटिक्स कैसी है। अब आप एक कॉमन पैटर्न देखते होंगे कि जब आप कोई भी फ्रेंड्स के साथ बैठ के पी रहा है, तो इट इज़ लाइक कि किसी को जल्दी चढ़ जाती है, किसी को कम चढ़ती है। इन द सेम अमाउंट कोई एक पैग में हाई हो जाता है, कोई जो है एक बोतल में भी हाई नहीं होता है। तो इंडिविजुअल टॉलरेबिलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। तो हमारी बॉडी में जो अल्कोहल मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होती है, उसके बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस हैं। देयर आर पीपल हु हैव सच वेरिएशंस जो कि एक बार ड्रिंक करेंगे उनको प्रॉब्लम होने लगेगा, एंड देयर आर पीपल जो कि जिनमें ऐसी एंजाइम है कि वो कितना भी ड्रिंक करते जाएं बॉडी पचाती ही जाएगी और उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उससे फिर एडिक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो इंडिविजुअल टॉलरेबिलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। किसी को एक ड्रिंक में भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को साल भर बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक दैट। और अगर हमारे दिमाग में फॉर एग्जांपल एक बात अगर बैठ गई है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्कोहल है, क्या ये भी कुछ दर्शाता है? जैसे आपने सारे के सारे ट्रेट्स बताए, अगर मैं सोचने लगूं कि कोई भी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, अल्कोहल पी लेते हैं। कुछ आज परेशानी हो गई बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में या झगड़ा हो गया घरेलू मामले में, तो अल्कोहल पी लो तो ठीक हो जाएंगे। तो ये कितना गलत है? देखिए, ये मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत थॉट प्रोसेस है। ये सोसाइटी ने हमारे माइंड में डाल दिया है कि अल्कोहल इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, है ना। मैं तो बोलूँगा ये एक मार्केटिंग गिमिक है, व्हेयरएज़ अल्कोहल जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अल्कोहल एक डिप्रेसेंट होता है। मैनी पीपल डोंट रियलाइज दैट एनी ड्रग दैट वी डिस्कस, वो हम लोग क्लासीफाई करते हैं मेडिकली एज डिप्रेसेंट एंड स्टिमुलेंट्स। तो अल्कोहल इज़ अ डिप्रेसेंट। और अगर आप किसी परेशानी में हैं और आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लो आप डिप्रेशन कराने की दवाई ले रहे हो। नो मैटर व्हाट पैटर्न, व्हाट फ्रीक्वेंसी, व्हाट क्वांटिटी यू आर ड्रिंकिंग। अगर आप 30 ml
वीकली या 15 डेज में या 1 मंथ में भी एक बार ले रहे हो जस्ट टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, तो वो एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। डिप्रेशन के सिम्टम्स अल्कोहल के साथ पहले दिखाई देते हैं, लिवर और बाकी सारे इश्यूज बाद में होते हैं बेसिकली। सो समबडी हु इज ड्रिंकिंग अल्कोहल इन अ पैटर्न, उसको डिप्रेशन एंजाइटी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। सो इट इज़ नो वे अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग योर प्रॉब्लम्स। फेयर। और अगर हमारे को इसको आइडेंटिफाई करना है कि अल्कोहल कब, जैसे हमने बात की हैबिट से डिपेंडेंसी पे चला गया, तो क्या कोई स्टेजेस हैं जिसमें हम उनको थोड़ा सा नाप सकते हैं? सो देखिए, 2 कॉमन पैटर्न्स आप समझ सकते हैं। इफ समबडी इज ड्रिंकिंग अलोन, तो दैट इज़ वन मार्कर कि भाई उसको डिपेंडेंसी हो रही है। और अगर उसको सुबह उठते ही ड्रिंक करने का मन करने लगता है, तो दैट विल ऑल्सो इंडिकेट कि अब प्रॉब्लम जो है वो हाथ से बाहर जा चुकी है। इट इज़ अ डिपेंडेंस, इट इज़ एन एडिक्शन। दीज आर 2 कॉमन थिंग्स, बट अगेन अदर एस्पेक्ट्स जो मैंने बोला वो भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं अल्कोहल से रिलेटेड, हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, तो वो भी कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते हैं कि अल्कोहल जो है प्रॉब्लम बनता जा रहा है। गॉट इट। एंड एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि कई लोग का जो एंजाइम होता है वो अलाउ करता है उनको ज़्यादा पीने के लिए या नहीं। तो यहाँ पे जेनेटिक अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे हमने देखा है वेस्ट में वो लोग जनरली एक ग्लास वाइन पी लेते हैं। इंडिया में हम लोगों के लिए स्पेशली काफ़ी लोग वेजिटेरियन रहे हैं, अल्कोहल का इतना प्रेवलेंस शायद नहीं था पुराने ज़माने में, और अभी भी बाहर के मुकाबले थोड़ा कम ही होएगा। तो उसका कितना इम्पोर्टेंस है अल्कोहल टॉलरेंस में? देखिए, जेनेटिक्स मोस्ट डेफिनेटली प्ले अ रोल। और हमने देखा है कि मैनी अ टाइम्स अगर पेरेंट्स में से कोई ड्रिंक करता है तो बच्चे भी फिर किसी न किसी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, अल्कोहल एडिक्ट होते हैं। तो जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल। और मैनी अ टाइम्स इससे क्या होता है कि ड्रिंक नॉर्मलाइज हो जाती है या सब्सटेंसेस नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मोस्ट पीपल अज्यूम कि ये तो नॉर्मल है, आजकल तो सभी करते हैं। तो आई हैव सीन फैमिलीज वेयर द चाइल्ड हैज स्टार्टेड ड्रिंकिंग, द टीनेजर हैज स्टार्टेड ड्रिंकिंग, एंड द फैमिली इज इनेबलिंग इट। फैमिली इज सेइंग कि आजकल तो सभी करते हैं सर, एक महीने में अगर एक बार उसने कर लिया। एंड मैनी टाइम्स द फादर ओनली इंट्रोड्यूसेस, द फादर और द चाचा और द ताऊ जो भी मामा हैं वही जो है इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक पैग लगा ले, एक बियर लगा ले, अरे क्या हुआ आजकल तो सभी करते हैं। तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड मैनी अ टाइम्स फिर इससे क्या होता है, फिर एडिक्शन आगे बढ़ता जाता है। एंड अल्कोहल इज़ लाइक अ गेटवे ड्रग, इट ओपन्स गेटवे डोर टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रग यूज़। राइट। और जैसे फैमिली में मान लो चलन है अल्कोहल का या जो भी है, उससे आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए कि क्या अल्कोहल की मिनिमम मात्रा बढ़ जाती है, या क्योंकि एक WHO का एक सर्वे था और एक स्टडी थी उसमें उन्होंने बोला कि इवन 1 ड्रिंक ऑफ अल्कोहल इज़ हज़ार्डस, वो आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक है। सो देखिए, जो अर्लियर रिसर्चेस थी, दे यूज टू से कि सम अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर योर हेल्थ। बट वेरी रिसेंटली एक WHO की स्टडी आई है विच हैज सेड दैट एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। और मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ पिछले 15 साल से अपने पेशेंट्स को बोलता आ रहा हूँ कि एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, फॉर द सिंपल रीज़न। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नीड एनी रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च फॉर दैट, बट द रीज़न इज़ कि अगर आप अल्कोहल को देखेंगे तो इट इज़ अ ग्रुप 1 कार्सिनोजन। इट इज़ अ ग्रुप 1 कार्सिनोजन अलॉन्ग विद रेडिएशन, एस्बेस्टोस एंड टोबैको। ये हाईएस्ट कैटेगरी है कार्सिनोजन का। अगर आप रेडिएशन से दूर रहना चाहते हैं टू प्रिवेंट कैंसर, देन आपको अल्कोहल इज इन दैट वेरी कैटेगरी। तो एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, वेदर इट इज़ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कुछ ना कुछ इशू तो आपको उससे होगा ही होगा। अगर डे 1 पे नहीं होगा तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर होगा, एट द एंड ऑफ 2 ईयर होगा, बट देर विल बी सम इशू दैट यू विल फेस विद इट। सो अल्कोहल मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज टेल पेशेंट्स कि आप एब्सटेन करें,
वेदर विद मेडिकेशंस विदाउट मेडिकेशंस, हम लोग बहुत टाइम से मना करते आ रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादा अपने जेनेटिक्स को इतना भी ट्रस्ट मत कीजिए। अगर बाप दादा पी रहे थे तो आप थोड़ा सा अभी भी संभल जाएं। उनका हो सकता है उस टाइम पे शायद माहौल अच्छा था, एनवायरनमेंट अच्छा था, जेनेटिक्स थोड़े से शायद और कम म्यूटेशन हुए होंगे, बट चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी लेट्स से वो तो बढ़ ही रहा है जितना आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, चाहे कोई भी जेनेटिक्स हो। नहीं, फेयर, थैंक यू सो मच। एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि आई थिंक फ्रॉम अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ हैबिट टू अ डिजीज़, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? जैसे किसी को आइडेंटिफाई करना है अपने आप या अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर को, तो वो क्या उन फ्यू रेड फ्लैग्स का ध्यान दें? आई थिंक आपने थोड़ा सा तो बताया कि एक हफ्ते में कितनी बार पिया है वो सब, बट उसके अलावा भी क्या कोई रेड फ्लैग्स हैं जो कि दर्शा सकते हैं कि अब हमारे को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, या लोगों को अपने आप को एक रियलाइजेशन दें कि चलो अब मैं जाके साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूँ? क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि 20 से 39 एज ग्रुप के बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, और ये वो कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन है या यूथ है जो माइग्रेंट यूथ है, जो आसपास अपने गांव से, होम टाउन से, अपने शहर से दूसरे शहर में काम करने जा रही है, और अकेलेपन की वजह से या जो भी इन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है तो अल्कोहल का काफ़ी ज़्यादा सेवन कर रही है। तो उनको अपने आप कब ये रियलाइज़ होना चाहिए, उन्हें क्या थोड़े से रेड फ्लैग्स देखने चाहिए जिसके बाद उन्हें पता लग जाना चाहिए कि ये डिजीज़ है और ये अब व्यक्ति नहीं पेशेंट है, और अब इनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, मोर ऑफन पेशेंट अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। मैनी एट टाइम्स इट इज़ द फैमिली विच अंडरस्टैंड्स कि देर इज़ अ प्रॉब्लम एंड द पर्सन इज़ ड्रिंकिंग मोर देन यूजुअल, और उसको दिक्कत हो रही है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, पेशेंट मैनिपुलेटिव हो रहा है, उसको फाइनेंशियल इश्यूज होने लगते हैं, वो लोगों से पैसे मांगने लगता है, छुपाने लगता है अपनी हैबिट को, और कई बार वो लॉन्ग ट्रिप्स पे नहीं जाएगा फैमिली के साथ क्योंकि फैमिली उसको ड्रिंक करने से मना करेगी और वो ड्रिंक छोड़ नहीं सकता है। सो दीज आर सम बिहेवियरल इंडिकेटर्स विच सजेस्ट कि द पर्सन इज एडिक्टेड टू अल्कोहल, और वो उससे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता है। पेशेंट बहुत रेयरली ही खुद आते हैं। अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वॉलंटरली वो चाह रहे हैं अल्कोहल छोड़ना तो जो है इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ऐसे केसेस फिर जो है सक्सेसफुली क्विट भी कर पाते हैं। बट मोर ऑफन पेशेंट कब समझ पाते हैं, जब उनके हेल्थ में कोई इशू होने लगता है, जब उनकी लिवर की रिपोर्ट ख़राब आती है, या उनका बीपी शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, या फिर जो है उनकी जॉब चली जाती है अल्कोहल के चलते। जब हेल्थ इशू होता है तब पेशेंट को, व्यक्ति को खुद समझ में आता है कि मेरे को प्रॉब्लम हो गया है। दैट इज़ द थिंग। ठीक है। और अगर इसमें मुझे एक चीज़ पकड़नी हो कि लिवर पे मेडिकली क्या क्या असर पड़ता है, बिकॉज आजकल इवन अल्ट्रासाउंड में भी बहुत सारे फैटी लिवर दिख रहे हैं, जो कई बार नॉन अल्कोहलिक भी होते हैं, कई बार अल्कोहलिक भी होते हैं। तो लिवर पे क्या असर पड़ता है फिजियोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली अल्कोहल का? सो देखिए, लिवर की अगर हम बात करें तो अल्कोहल इम्पैक्ट्स द लिवर इमेंसली। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो सकता है, अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, इवन लिवर फेलियर हो सकता है, या फिर लिवर कैंसर्स भी हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल। और आप बहुत सरप्राइज होंगे ये जान के कि अल्कोहल इज़ द नंबर वन कॉज फॉर लिवर फेलियर इन इंडिया। जितने भी लिवर ट्रांसप्लांट्स होते हैं उसमें से 80 to 90% ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट्स आर ऑफ पीपल हु आर अडिक्टेड टू अल्कोहल, जिनको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है या अल्कोहलिक सिरोसिस रहा है और वो फिर लिवर फेलियर में चला गया है। और मैं एक बात ये भी ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि अगर किसी का लिवर फेलियर होता है, अगर किसी का लिवर ट्रांसप्लांट की स्टेज आती है, तो इसका जो कॉस्ट है दैट इज़ सो ह्यूज कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट 30-40 लैक्स का खर्चा आता है, एंड इंश्योरेंस कंपनी उसको रीइंबर्स नहीं करेगी। नो गवर्नमेंट एजेंसी इज गोइंग टू रीइंबर्स दैट, और मैनी अ टाइम्स देयर इज़ अ वेटिंग ऑफ 6 months फॉर लिवर ट्रांसप्लांट एंड ऑल, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इंसान बच जाए। So the impact of alcohol on liver and
इंटायर हेल्थ इज़ इमेंस। ये तो मैंने अभी केवल फिजिकल हेल्थ की बात करी है। अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, डिप्रेशन और एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा कॉमन है, और वो लिवर की प्रॉब्लम से कई बार पहले ही हमें दिखने लगता है। और साथ में अल्कोहल रिलेटेड साइकोसिस हो सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स इंड्यूस हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो है वर्निक्स इंसेफलोपैथी, डिमेंशिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अल्कोहल विल इम्पैक्ट एवरी ऑर्गन, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वर्सन हो सकता है, किडनी इश्यूज वर्सन हो सकते हैं। ठीक है। और लोगों में ये बिफोर द रिपोर्ट्स कम आउट या अल्ट्रासाउंड्स आर डन, उनको सिम्टम्स कैसे फील होते हैं जब लिवर के इशू आते हैं? खाने में प्रॉब्लम, या जैसे आपने बोला इंसेफेलोपैथी, दिमाग का थोड़ा सा चक्कर पड़ जाना, या कई बार पेट फूल जाता है, और क्या क्या उनको सिम्टम्स, जिससे ताकि लोगों को पता लगे कि ये खाली ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल पीने के बाद लिवर ख़राब करके आप शायद ट्रीटमेंट नहीं करा पाओगे और आपकी जल्दी डेथ हो जाएगी, बट उससे पहले भी आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। ये मैं चाहता हूँ लोगों को पता लगे। सो देखिए, जब लिवर ख़राब होने लगता है तो नौशिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, भूख कम लगती है, खाना पचता नहीं है सही से, फटीग होने लगता है, टायर्डनेस होने लगता है, धीरे धीरे एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आने लगेंगे, फॉरगेटफुलनेस होने लगेगी, पेट ब्लोटेड रहेगा, या पैरों में सूजन या इस तरह की चीज़ें, पेट पे सूजन रहेगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। एंड जनरली मैं, जैसे कि मैंने बोला, पेशेंट जो है ये सारी चीज़ें भी कई बार वो बर्दाश्त कर जाता है। उसको लगता है कि नहीं, इट स्टिल अल्कोहल इज़ हेल्पिंग मी मोर देन इट इज़ हार्मिंग मी। मेरे को नुकसान कम हो रहा है, मेरे को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, मेरे को रिलैक्स फील हो रहा है, मेरे को अपनी प्रॉब्लम से दूर रह रहा है। तो वो रियलाइज़ नहीं करता है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत बड़ी हो गई है। उसको यही लगता है, वो देयर इज़ अ कॉमन थॉट पैटर्न, इसको हम कॉग्निट, कई बार हमारे कुछ थॉट पैटर्न्स होते हैं जो कि फॉल्टी होते हैं, उनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बोलते हैं। तो अल्कोहलिक्स में मिनिमाइजेशन का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है बहुत कॉमन है। वो अपनी प्रॉब्लम को हमेशा मिनिमाइज करता है। अरे सर, एक ही बार तो पी रहा हूँ हफ्ते भर में, अरे सर डेली एक पैग ही तो लगा रहा हूँ, क्या होगा, एक पैग तो सब पीते हैं, लाइक दैट। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करता है, जो भी उसको, वेदर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वेदर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दे टेंड टू मिनिमाइज इट, एंड अल्कोहल उनको कंट्रोल करने लगता है कि नहीं, मेरे को पियो पियो पियो, ज़रूरी हूँ मैं, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दैट इज़ द थिंग। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो एक हैबिट है या लाइफस्टाइल से जो स्टार्ट हुआ था, वो डिसऑर्डर में या डिजीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसमें जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो आप उनको कैसे थोड़ा जागरूक कराते हैं? कितनी आपको मुश्किलात होती है? कितनी आप किस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हैं? सो देखिए, दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट आते हैं जो खुद आते हैं, हु समवेयर हैव रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम है और हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो जो पेशेंट्स खुद आते हैं, उनमें रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए, अल्कोहल लेना एक चॉइस है, तो उसको छोड़ना भी कहीं ना कहीं चॉइस होना चाहिए। अगर वो चॉइस है, अगर वो चूज़ कर रहे हैं कि मेरे को छोड़ना है, देन ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी ईजी। बट देन देर इज़ अ अदर कैटेगरी ऑफ पेशेंट हु डोंट वांट टू क्विट। वो ज़्यादा कॉमन है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उनमें फिर हमें कई बार फैमिली की मदद से, कई बार फोर्सफुली, कई बार इनवॉलंटरली हमें जो है ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एंड उसमें ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें हमें वो चॉइस उनको उस कगार तक हमें लाना पड़ता है, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, बाय चेंजिंग देयर एनवायरनमेंट, बाय हेल्पिंग देम स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल। तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और कॉमनली हम लोग मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं, काउंसलिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी है, 12 स्टेप फैसिलिटेशन प्रोग्राम है जो कि थोड़ा स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, CBTs हैं। दिस अलॉन्ग विद मेडिकेशंस जो है जनरली इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। और इसमें फैमिली का या जो भी कोलीग्स, फ्रेंड्स हैं, उनका कितना बड़ा रोल होता है? सो देखिए, फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिलीज। एक फैमिली होती है जो कि इनेबल करती है। मैनी ए टाइम्स अगर हस्बैंड ड्रिंक कर रहा है तो वाइफ भी उसके साथ थोड़ा ड्रिंक कर रही होती है, या अगर पेरेंट्स ड्रिंक कर रहे हैं तो वो बच्चों को भी ड्रिंक करा रहे हैं। तो देयर आर फैमिलीज दैट इनेबल दिस हैबिट, दिस एडिक्शन। एंड देन देयर आर फैमिलीज हु से कि जो है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इसको मॉरल ग्राउंड से देखते हैं। मैनी ए टाइम्स फैमिली इसको ऐसे समझती है कि ये सही है और ये गलत है।
वो इसको बीमारी की नज़रिए से नहीं देखती है। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ना तो हमें इनेबल करना है किसी को अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए या किसी भी ड्रिंक को कंज्यूम करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को कंज्यूम करने के लिए, और ना ही हमें इसको एक मॉरल लेंस से देखना है, राइट और रॉन्ग के नज़रिए से देखना है। हमें इसको एक बीमारी की तरह देखना है। आप ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपकी फैमिली मेम्बर को 104 बुखार है, 103 बुखार है, तो आप क्या करेंगे? आप सब लोग मिलके उसकी मदद करेंगे, उसको डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं कि भाई तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो। वी डोंट डू दीज थिंग्स फॉर फिजिकल इलनेसेस। सिमिलरली अल्कोहल डिपेंडेंस, अल्कोहल एडिक्शन इज़ अ डिजीज़, ये डिसऑर्डर है, ये परेशानी है, बीमारी है। तो आपको इसको बीमारी की तरह देखना है, आपको मदद करनी है उनकी, टू सीक ट्रीटमेंट, टू टेक ट्रीटमेंट, टू टेक काउंसलिंग। उनकी समझिए कारण क्या है नशा करने का। कई बार फैमिलीज आती हैं मेरे पास कि सर 2 साल से मेरे हस्बैंड जो हैं ड्रिंक कर रहे हैं, आप उनके लिए दवाई लिख दो। मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे नहीं दवाई लिखूंगा, आप एक बार लेकर आओ, मेरी बात कराओ, मेरे को कारण तो समझने दो। तो हम उनका कारण समझते हैं, फिर पेशेंट से हम बात करते हैं तो पेशेंट बोलता है सर 2 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद से जो है मैं डिप्रेस होने लग गया और ये मेरे डिप्रेशन का इलाज करती है, इसलिए मैं ड्रिंक लेने लग गया हूँ। तो फिर ऐसे केस में हम अल्कोहल को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं। डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं तो अल्कोहल अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो कारण समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार फैमिलीज़ केवल सुपरफिशियल देखती हैं और उसको राइट और रॉन्ग के नज़रिए से देख के जो है एक्चुअल प्रॉब्लम को इग्नोर कर देती हैं। तो वो प्रॉब्लम हमें समझना बहुत ज़रूरी है, बीमारी की तरह देखना बहुत ज़रूरी है, इनेबल नहीं करना है बिल्कुल भी। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। इसमें जब आप ये ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे होते हो तो विड्रॉल सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं और क्या एक्सट्रीम ऑफ विड्रॉल सिम्टम आपने एक थोड़े बहुत इनिशियली बताए थे, चिड़चिड़ापन और सेलियंस, और उसके अलावा भी और क्या क्या आपने देखा है जहाँ पे आप भी सरप्राइज और शॉक रह गए कि ये क्या हो रहा है? देखिए, सो विड्रॉल सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम बहुत माइल्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नींद नहीं आना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि अगर कोई कम क्वांटिटी में पी रहा है, कम फ्रीक्वेंसी में पी रहा है, तो उसको ये सारे सिम्टम्स होंगे जब वो छोड़ेगा। बट अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन से पी रहा है, लेट्स से कोई 10-15 साल से रेगुलरली पी रहा है और उसको कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकल इश्यूज़ हैं, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, और वो अचानक से छोड़ता है, देन विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी वेरी सीवियर इन द सेंस कि उसको शिवरिंग हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, उसको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, उसको एक्सट्रीम कन्फ्यूजन, डेलीरियम हो सकता है, वो भूल जाएगा कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और अचानक से उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है। डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। मैनी ए टाइम्स हमने पेशेंट्स को देखा है जो लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहलिक्स होते हैं, जो 15-20 साल से कर रहे हैं और वो अचानक से छोड़ते हैं, तो उनको मिर्गी के दौरे भी आते हैं और डेलीरियम ट्रेमेंस में भी जाते हैं। डेलीरियम ट्रेमेंस जिसमें कि ऑफ कोर्स सीजर्स तो होते हैं, बट एक्सट्रीम पैरानोया और कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन होता है, जो कि पेशेंट प्रेजेंट से चला जाता है और वो अपनी ही अलग दुनिया में बातचीत करने लगता है। अगर वो बस का कंडक्टर होता है तो वो हॉस्पिटल में बस की टिकट बांट रहा होता है, या फिर अगर वो लाइब्रेरियन होता है तो वो बुक्स बांट रहा होता है। इस तरह के बिहेवियर्स होने लगते हैं 3-4 दिन, 5 दिन तक, जब तक कि उसका पूरा विड्रॉल सेटल नहीं होता है ट्रीटमेंट के साथ। और डेलीरियम ट्रेमेंस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इसकी मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो हेवी ड्रिंकर्स में और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, दूसरी परेशानी है, उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। थैंक यू। फ्रॉम एन इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक अल्कोहल का इम्पैक्ट होता है, हमने थोड़ा तो फिज़िकली समझा कि बॉडी पे क्या असर करता है, मेंटली कितना दुखी कर देता है, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंड स्पेसिफिकली सोसाइटी पे अल्कोहल का क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर आप ऑन अ लार्ज स्केल बात करें, एट अ सोसाइटी लेवल अगर आप देखेंगे, तो 60% ऑफ क्राइम दैट इज़ देयर इन द सोसाइटी, उसमें अल्कोहल इन्वॉल्व होता है। 30-40% ऑफ सुसाइड्स दैट हैपन इन सोसाइटी, उसमें अल्कोहल इन्वॉल्व होता है। आप अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो होते हैं
वो अल्कोहल कंजम्पशन के बाद होते हैं। 1/3 ऑफ हेड इंजरीज जितनी भी लोगों को होती हैं वो अल्कोहल की वजह से होता है। और ऑफ कोर्स अल्कोहल एक लीगल ड्रग है, हमारी सरकार बेचती है, उस पर टैक्स रेवेन्यू आता है। अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 200 से 220 बिलियन का रेवेन्यू आता है करीब करीब सरकार को, गवर्नमेंट को। बट अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे अल्कोहल पे कितने होते हैं, हेल्थ एक्सपेंसेस कितने होते हैं, तो वो इस रेवेन्यू से फार एक्सीड करते हैं। ऑलमोस्ट 250 बिलियन जो का एक्सपेंस जो है वह हमारी पॉकेट से जाता है, पब्लिक की पॉकेट से जाता है टू मेंटेन दी हेल्थ व्हेन इट कम्स टू अवॉइडिंग अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो वो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है कहीं ना कहीं। बहुत ही चौंकाने वाले आपने फैक्ट्स बताए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली हमारे ऑडियंस के लिए भी कि वो इस बात को समझें कि अगर आप अल्कोहल का सेवन इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आपकी डिपेंडेंसी उस पर हो चुकी है, तो आप अपनी फिज़िकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ को ही नहीं ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की हेल्थ से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और आप सोसाइटी को भी आप परेशान कर रहे हैं, नॉट जस्ट न्यूसेंस क्रिएट करके बट ऑल्सो फ्रॉम एन इकोनॉमिक्स स्टैंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जैसे हमारी डेवलपिंग सोसाइटी है, हमारे को ज़रूरत है कि हम उसको जो पैसा हमारे पास है उसको अच्छे से खर्च करें, उसको अपने डेवलपमेंट में लगाएं रादर देन एक स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे के लिए। क्या आपने इसमें अल्कोहल का जो सेवन होता है और उस पर डिपेंडेंसी है, उसमें कोई जेंडर बायस देखा है? ये आजकल तो अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स में भी ड्रिंकिंग कॉमन हो गई है। ओनली थिंग इज़ दैट द पैटर्न्स ऑफ ड्रिंकिंग आर डिफरेंट। फीमेल्स में प्रेफर मोर ऑफ वाइन एंड दिस थिंग, बट मेल्स में वोडका, विस्की, ये सारी चीज़ें, बियर, ये सब ज़्यादा कॉमन है। एक मिसकंसेप्शन है कि फीमेल्स में थोड़ा बहुत वाइन पीने से ग्लो आता है, विच इज़ अगेन आई फील ये मार्केटिंग गिमिक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लॉन्ग रन में स्किन टेक्सचर और स्किन जो है वो ख़राब ही होती है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी सी। बट जो जैसे कि मैंने बोला, सबसे अलार्मिंग ट्रेंड इसमें यही है कि बच्चों में, टीनेजर्स में अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ा है। और रूरल और अर्बन इंडिया में भी डिफरेंस देखा? आई थिंक इट इज़ मोर और लेस द सेम। इतना कुछ फ़र्क नहीं है। ओनली द वहाँ पे शायद देसी दारू ज़्यादा कॉमन है। अगर आप रूरल इंडिया की बात करेंगे, लोकल लिक्वर जो होती है, कंट्री मेड लिक्वर जिसको बोलते हैं, अपना कल्लू सारा साउथ इंडिया में होता है, इधर भी देसी ठर्रा होता है, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं। और अर्बन एरियाज़ में ऑफ कोर्स वी गेट IMFL एंड ऑल दीज थिंग्स। तो जहाँ तक मेरे को सोच के लगता है कि रूरल इंडिया में हो सकता है कि अल्कोहल तो है, मे बी चीपर क्वालिटी की है तो शायद ज़्यादा लिवर पे ख़राब असर करती होगी, साथ में वहाँ पे हेल्थ केयर की सुविधा भी कम है। एग्जैक्टली। तो चांसेस ऑफ डेथ्स एंड इवेंचुअलिटीज़ आई थिंक ज़्यादा होंगी वहाँ पे, राइट? एजुकेशन भी मैटर करता है इसमें। अगर हम रूरल इंडिया को देखें तो वहाँ पे शायद ऑफ कोर्स हेल्थ केयर तो है नहीं, इवन द अवेयरनेस अबाउट अल्कोहल एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस इज़ नॉट सो मच। हेल्थ केयर लिटरेसी जो है वो इतनी नहीं है हमारे 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में। अर्बन एरियाज़ में प्रॉब्ली द लिटरेसी इज़ मोर, तो वो भी कहीं ना कहीं आई फील इम्पैक्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स रूरल एरियाज़ में थोड़े सब्सटेंस यूज़ के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हेल्थ इश्यूज जो हैं थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट मोर और लेस इट इज़ द सेम। द थिंग इज़ कि जो हमारा अर्बन एरिया है, अर्बन एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ एक्सेप्टेंस थोड़ी ज़्यादा है अल्कोहल की, बिकॉज कॉर्पोरेट्स हैं, पार्टीज़ होती हैं, तो एवरीबडी सीम्स टू बी ड्रिंकिंग, तो इसलिए पीपल डोंट रियली कम आउट इन दी ओपन एंड से कि मेरे को प्रॉब्लम है। वेरे शायद रूरल एरिया में वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इट्स मोर और लेस बैलेंस्ड ओनली, ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा अलार्मिंग डिफरेंस नहीं है दोनों एरियाज में। ठीक है, अब हम अपने अगले सेक्शन पे जाते हैं जिसमें हम थोड़े से मिथ्स बस्ट करते हैं। तो पहली है कि 1 ग्लास रेड वाइन या 2 ग्लास रेड वाइन पर डे अच्छी है, हेल्दी है? देखिए, अभी हमने पहले भी बात करी कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ गुड फॉर योर हेल्थ।
और ये एक मिसकंसेप्शन है कि मैं एक पैग ले रहा हूँ या एक ग्लास ले रहा हूँ तो वो सफिशेंट नहीं है, बराबर मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि बियर, विस्की या आप वाइन भी ले रहे हैं, ये आपके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं। बॉडी इसमें से केवल अल्कोहल ही लेगी। तो अगर वाइन में 12% 15% अल्कोहल है तो बॉडी उसका 12% 15% अल्कोहल ही देखेगी। बियर में अगर 4% अल्कोहल है तो वो 4% अल्कोहल ही देखेगी, उसके लिए वो बियर नहीं है। तो जब आप बियर पीते हो तो आप 350 ml पीते हो, 350 ml का 4% अगर आप देखेंगे तो वो उतना ही अमाउंट ऑफ अल्कोहल है जितना कि 30-60 ml विस्की या वोडका में है। तो स्टैंडर्ड ड्रिंक इज़ वेरी मच द सेम। चाहे आप एक बॉटल बियर पी रहे हैं, चाहे आप 30-60 ml विस्की पी रहे हैं, चाहे आप 150 ml वाइन पी रहे हैं, आपकी बॉडी को उतना ही अमाउंट ऑफ अल्कोहल मिल रहा है और वो उतने ही टाइम में उसको पचा रही है। 1 स्टैंडर्ड यूनिट जो है 1 घंटे में करीब करीब हमारी बॉडी से मेटाबोलाइज हो जाता है। तो अगर आप इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिट पी रहे हैं तो फिर बॉडी को पचाने में उतना ही टाइम लगेगा, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स सेम ही रहेंगे, कुछ अलग नहीं है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, एक हार्ड लिक्वर है, एक सॉफ्ट लिक्वर है और एक कम क्वांटिटी है, इतना ही पी रहा हूँ, ये एकदम गलत है, ये मिसकंसेप्शंस है। ठीक है, बियर लाइट है एंड सेफ है? बियर इज़ एज हार्मफुल एज एनी अदर फॉर्म ऑफ अल्कोहल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप बियर ले रहे हैं तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। इनफैक्ट 2 बॉटल ऑफ बियर या 1 बॉटल ऑफ बियर से ही आपका चालान कट सकता है अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए, जो मशीन लगा के आपका ब्रेथ एनालाइज करते हैं। इवन 1 और 2 बॉटल्स ऑफ बियर कैन लैंड यू इन जेल फॉर द वेरी सेम रीज़न। अल्कोहल इज गुड फॉर स्लीप? सो कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि अगर आप अल्कोहल लेंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मे बी द फर्स्ट टाइम यू ड्रिंक इन योर लाइफ तब आपको वो शायद थोड़ी नींद दिलाए, सेडेटिव इफेक्ट लाए, क्योंकि वो डिप्रेसेंट होता है। बट अगर आप एक पैटर्न में कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर वो आपकी नींद बिगाड़ेगी ही। इट इज़ मोर लाइकली टू कॉज डिस्टर्ब्ड स्लीप रादर देन इंड्यूसिंग स्लीप। मैं अगर कंट्रोल में हूँ तो मैं ठीक हूँ, इसका मतलब अल्कोहल मेरे लिए अच्छा है? तो मोर ऑफन आप कंट्रोल में नहीं होते हो। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो कि मैं कंट्रोल में हूँ तो इट इज़ एक्चुअली द अल्कोहल दैट इज़ कंट्रोलिंग यू। कई बार अल्कोहल आपसे चीज़ें बुलवाती है, करवाती है और आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो। तो यू नीड टू थिंक अगेन, इंट्रोस्पेक्ट कि मेरी क्वांटिटी कितनी है, मेरे बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कंट्रोल में हूँ तो शायद आपको हेल्प की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है। कुछ दवाइयों के साथ अल्कोहल पीना एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये मिथ है या फैक्ट? देखिए मैं कहूँगा कि आपको किसी भी दवाई के साथ अल्कोहल नहीं लेना है। डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल विद एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। ऑफ कोर्स द रिस्क इज़ मोर इन सर्टेन कैटेगरीज लाइक साइकेट्रिक मेडिकेशंस हो गया, या कई बार जो हमारी कॉमन दवाइयाँ हैं मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, दे ऑल्सो हैव डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, कई बार वो कॉज करती हैं। तो अगर आप इन दवाइयों के साथ अगर आपने अल्कोहल ले लिया तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। बट अगेन दीज आर द कैटेगरीज जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज आपको किसी भी दवाई के साथ अल्कोहल नहीं लेना है, मिक्स नहीं करना है। एक लास्ट मैसेज जो आप इसकी समरी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी और खुशहाली से और हेल्दी तरीके से जी सके? देखिए मैं बस यही बोलूँगा कि इट इज़ बेटर नॉट टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्पेशली टू द यूथ यंगस्टर्स आउट देयर। मैं बोलूँगा कि आप स्टार्ट ही नहीं करो। देखो आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन एडल्ट, आई हैव नेवर टच्ड अल्कोहल इन माई लाइफ और मैं कभी करूँगा भी नहीं। मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई, आई गॉट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, पार्टीज़, फ्रेंड्स, आई हैव पीपल अराउंड मी हु ड्रिंक, आई हैव पीपल अराउंड मी हु नीडेड हेल्प ऑल्सो। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई हैव मेड अ गुड चॉइस ऑफ नॉट इंडल्जिंग इन टू एल्कोहल। और मैं आपको वही बोलूँगा एज अ इंडिविजुअल, एज अ साइकेट्रिस्ट, टू एवरीवन कि इट इज़ बेटर टू चूज़ नॉट टू स्टार्ट इट इन द फर्स्ट प्लेस। बिकॉज एक बार अगर आपने वो चॉइस कर ली तो फिर जो है वो कब जो है एडिक्शन बन जाएगा वो आप चूज़ नहीं कर पाओगे। देन अल्कोहल विल स्टार्ट टू कंट्रोल यू। स्पेशली जो ट्रेंड्स हैं, जो हमारी सोसाइटी है वो इसको नॉर्मलाइज करती है। तो कहीं ना कहीं आप
जो है फिर उसके जाल में फंसते जाओगे और फिर निकलना भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा. Thank you so much, Dr. Jatin. This was a very insightful session, and I hope our audience would have taken a lot from what you've told us today. Thank you. Thank you once again, Dr. Rajiv. It is a pleasure to be on the show once again. I think पहले भी हम लोगों ने एक बार मुलाकात करी है regarding relationships. But ये topic जो है, I feel it was more important than that because alcohol हमारी society को बहुत ज़्यादा impact करता है. As an individual and as a society also बहुत सारी problems होती हैं alcohol की वजह से. Thank you so much. Thank you. थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए. मुझे पूरा यकीन है कि इस सेशन से, इस पॉडकास्ट के एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा दिली से जिएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें अल्कोहल का एक ग्लास आपकी दोस्त के पूरे सर्कल को कंप्लीट करे. आप और भी अच्छी चीज़ों का चॉइस कर सकते हैं. आप अच्छी लेमनेड पी सकते हैं, आप सोडा पी सकते हो. कोशिश कीजिए कि इसको अवॉइड करें, इसको सब्स्टिट्यूट करें और अपनी ज़िंदगी को और अपनी सेहत को बहुत ही सेहतमंद बनाएं. एक क्विक अगर आपको चेकलिस्ट और सेल्फ चेक करना है तो अपने आप से पूछें, पिछले 7 दिनों में आपने कितनी बार अल्कोहल पिया था. दूसरा सवाल, आपने जब भी अल्कोहल पिया था तो क्यों पिया था. अगर इन दोनों के आप ईमानदारी से जवाब अपने आप को देंगे, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने नशे में डूबे हुए हैं, आप किस स्टेज पे लाई करते हैं और क्या आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, क्या आपको इस दलदल से निकलने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. थैंक यू सो मच. ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए जिसमें कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें, जुड़े रहें हमारे इस पॉडकास्ट द एक्सपर्ट डोज के साथ. थैंक यू सो मच.